चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से टाइप्स ऑफ डेटा। तो दो टाइप के डेटा है, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा का मतलब होता है कि डेटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर हिमसेल्फ बाय हिज ओन रिसोर्सेज फॉर द फर्स्ट टाइम एंड फॉर हिज ओन यूज इज प्राइमरी डेटा। मतलब जो पहली बार कलेक्ट किया जाता है, खुद के पर्पस के लिए कलेक्ट किया जाता है, वो प्राइमरी डेटा है। जबकि सेकेंडरी डेटा होता है कि जो किसी और ने पहले से कलेक्ट करके रखा हो, मतलब डेटा कलेक्टेड बाय समवन एल्स जस्ट यूज्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर, देन इट बिकम्स सेकेंडरी डेटा। सो इन शॉर्ट हम इतना बोल सकते हैं कि जो डेटा में कलेक्टर और यूजर सेम पर्सन है तो वो प्राइमरी डेटा होगा, और कलेक्टर इज डिफरेंट पर्सन बट यूजर इज डिफरेंट पर्सन, तो यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो सेकेंडरी डेटा माना जाएगा। तो प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा कौन सी पैटर्न से इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी कंडक्ट करनी है वो रिसर्चर या इन्वेस्टिगेटर खुद डिसाइड करता है। अब कोई भी मेथड से काम करना हो वो अपनी चॉइस होती है, लेकिन हमारा काम यह है कि सपोज प्राइमरी डेटा से काम करना चाहता है रिसर्चर, तो उसके पास कौन सी मेथड्स अवेलेबल है डेटा कलेक्शन की। तो आज का डिस्कशन का टॉपिक जो है वो ये है कि देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। और प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने की कितनी मेथड है तो देखा जाए तो बहुत सारी मेथड है भाई वैसे तो, लेकिन हम पढ़ेंगे 3 मेथड को। देखो आज के दिन में, या समझ के चलो कि ऐसे टेक्नोलॉजी के एरा में डेटा कलेक्शन के कई सारे ऑप्शंस होते हैं। अब मोबाइल पे लिंक भेज दो, गूगल फॉर्म भेज दो, ठीक है, सर्वे फॉर्म भेज दो, टेलीफोनिकली आप फीडबैक ले रहे हो कि 1 दबाओ या 2 दबाओ, उससे भी डेटा कलेक्ट होता है। तो कई सारे ऑप्शंस है। आप किसी साइट की लिंक भेजो, वो साइट पे चले जाके वो कोई आंसर दे देगा। तो ये सब मेथड्स है। टेक्नोलॉजी की दुनिया अभी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि कई सारी मेथड्स अवेलेबल है डेटा कलेक्ट करने के लिए। लेकिन ट्रेडिशनल जो मेथड्स थी हम उसी को पढ़ रहे हैं, हमारे सिलेबस का पार्ट वही है। तो 3 मेथड में बोल रहा हूं, यही 3 है, दुनिया में ऐसा नहीं है। आज के दौर में कई सारी मेथड्स है, लेकिन हम ये 3 पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। तो मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा में एक मेथड है फर्स्ट, वो है डायरेक्ट इंक्वायरी। दूसरी मेथड है इनडायरेक्ट इंक्वायरी, और तीसरी मेथड है जिसको बोलते हैं मेथड ऑफ क्वेश्चनर। और ये मेथड ऑफ क्वेश्चनर जो है उसमें 2 मेथड है, बाय एन्यूमरेटर एंड बाय पोस्ट। वैसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे बाय पोस्ट, ठीक है। तो मेथड ऑफ क्वेश्चनर में पहले आएगा बाय पोस्ट और उसके बाद बाय एन्यूमरेटर। तो 3 मेथड है, लेकिन थर्ड मेथड में 2 तरीके हैं, ठीक है। तो बाय पोस्ट एंड बाय एन्यूमरेटर, तो ऐसे देखा जाए तो 4 मेथड हम समझ के चल सकते हैं। अच्छा, ये जो तीनों या चारों मेथड्स जो है उसको हमें डिटेल में पढ़ना है। जैसे कि डायरेक्ट इंक्वायरी लेंगे तो वो क्या है, फिर उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है और कब सूटेबल है, इतनी सारी चीजें हमको समझनी है। इनडायरेक्ट में भी ऐसा, फिर क्वेश्चनर की दोनों मेथड में भी। तो ये सबको हमें डिटेल में पढ़ना है 1 बाय 1। लेकिन वो 1 बाय 1 हम लेने से पहले सभी का मैं थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दूं, बाद में हम एक के बाद एक मेथड पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। जैसे कि डायरेक्ट इंक्वायरी,
तो डायरेक्ट इंक्वायरी में ये होता है कि इन्वेस्टिगेटर खुद जिसके पास से इंफॉर्मेशन लेनी है उसको कांटेक्ट करता है और उसके पास जाके डेटा कलेक्ट करता है, उसको जो भी पूछना है, जो सर्वे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो पूछता है, ठीक है, इंटरव्यू लेके या कभी कभी ऑब्जर्वेशन करके उसी के पास से, मतलब जिसके पास से इंफॉर्मेशन लेनी है उसको बोलते हैं इन्फॉर्मेंट। इन्फॉर्मेंट के पास से डेटा कलेक्ट करता है और अपना स्टडी आगे बढ़ाता है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट इंक्वायरी। इनडायरेक्ट इंक्वायरी में यह होता है कि इन्वेस्टिगेटर खुद नहीं जाता लेकिन कोई एक्सपर्ट एजेंसी उसके बिहाफ पे काम करती है, डेटा कलेक्ट करती है, या कभी कभी ऐसा समझ के चलो कि किसी कॉम्प्लिकेटेड इंक्वायरी होती है, कॉम्प्लिकेटेड स्टैटिस्टिकल रिजल्ट तक हमको जाना है या कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करना है, जैसे कि पुलिस इंक्वायरी या इंक्वायरी कमीशन की इंक्वायरी होती है जिसमें डायरेक्टली इन्फॉर्मेंट को कुछ नहीं पूछते लेकिन कुछ विटनेसेस के पास से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और फिर कनेक्शन ज्वाइन करके कुछ डेटाबेस क्लियर हो जाता है, वो इनडायरेक्ट इंक्वायरी है। मतलब जिसके पास से इंफॉर्मेशन लेनी है उसको पूछने के बजाय कुछ विटनेसेस को पूछेंगे और ये काम कर रहे हैं एक्सपर्ट एजेंसी लाइक पुलिस या इन्वेस्टिगेशन कमीशन जैसे सीबीआई, ये सब काम करते हैं, ये इनडायरेक्ट इंक्वायरी मानी जाती है। और तीसरी मेथड है मेथड ऑफ क्वेश्चनर। अभी क्वेश्चनर क्या है? क्वेश्चनर का मतलब होता है कि हमको जो चीज का डेटा चाहिए उससे रिलेटेड, वो सब्जेक्ट के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस का हम पहले से लिस्ट बना देते हैं, वो लिस्ट को हम बोलते हैं क्वेश्चनर। अब ये जो क्वेश्चनर है वो क्वेश्चनर के अंदर हमें कई सारी इंफॉर्मेशन फिलअप करके जिसके पास से डेटा लेना है उसके पास से वो फिलअप करवानी है। तो वो फिलअप करवाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम बाय पोस्ट, मतलब जिसके पास इंफॉर्मेशन है उसके वहां हम बाय पोस्ट ये मतलब ये फॉर्म भेजेंगे, क्वेश्चनर फॉर्म, और बोलेंगे कि आप इस पर अपना जो भी ओपिनियन है या जो भी आंसर है वो लिख के हमें हमारे पहले से ही आप सेल्फ एड्रेस एनवेलप दे दोगे, उसमें डाल के आप हमारे पास भेज दो। स्टैम्प वैम्प का खर्चा उनको नहीं करना है, वो भी आप ही बॉन्ड करने वाले हो, वो आप बता देते हैं उसमें। तो एक तरीका ये है कि वो आपको लेटर वापस करेगा, आपके एड्रेस पे फिर से वो लिख के आंसर लेके आपको दे देगा, ठीक है, ये उसको बोलते हैं हम बाय पोस्ट। और एक मेथड है बाय एन्यूमरेटर, जिसमें क्या होता है कि आपको बाय पोस्ट नहीं भेजना है क्वेश्चनर को, लेकिन क्वेश्चनर लेके किसी आदमी को, ट्रेन आदमी को, जिसको हम बोलते हैं एन्यूमरेटर, जो डेटा कलेक्ट करने जाएगा, वो खुद अप्रोच करेगा और क्वेश्चनर में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन उसको पूछेगा और उसको सामने ही वो जो आंसर देगा वो फिलअप करके लेके आएगा, उसको बोलते हैं बाय एन्यूमरेटर। तो ये चारों मेथड का जो डिस्कशन है, बैकग्राउंड बेसिक डिस्कशन, ये हमने कर लिया। आपके दिमाग में चारों मेथड अभी थोड़ी बहुत है। क्यों मैंने ये चारों का एक्सप्लेनेशन एक बार कर दिया? क्योंकि मैं जब एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखूंगा तो कंपैरिजन में आप दूसरी मेथड के भी डिटेल्स आपके सामने होगी, ठीक है। तो उसके लिए हमने पूरा डिस्कशन कर लिया है। चलिए अब वन बाय वन हर मेथड को इन डेप्थ पढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो डायरेक्ट इंक्वायरी को अब डिटेल में समझते हैं। तो डायरेक्ट इंक्वायरी की मेथड डिटेल में समझने में हम 4 पॉइंट देंगे। एक तो होगा उसका बेसिक मीनिंग क्या है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, उसको फिर से डिस्कस करेंगे। क्या क्या एडवांटेजेस है ये मेथड के और क्या डिसएडवांटेजेस है, और एडवांटेज डिसएडवांटेजेस को समझने के बाद, मतलब मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को समझने के बाद हम ये जज कर पाएंगे कि कौन सी सिचुएशन में ये मेथड ज़्यादा सूटेबल है या ये मेथड का यूज़ कहाँ करेंगे। तो सूटेबिलिटी और यूजेज, तो इतना सारा समझेंगे तो पूरी मेथड समझ में आ जाएगी। पहले लेते हैं मीनिंग क्या है। देखो डायरेक्ट इंक्वायरी में मैंने पहले ही आपको मीनिंग बता दिया कि जहाँ पर जो भी इन्वेस्टिगेटर है वो खुद या फिर वो अपने किसी एन्यूमरेटर्स या टीम ऑफ एन्यूमरेटर्स को अपॉइंट करेगा या ट्रेन करेगा उनके द्वारा, ठीक है। रिस्पोंडेंट मतलब जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा उसको हम रिस्पोंडेंट बोलेंगे या इंफॉर्मेंट भी बोल सकते हैं, के पास जाएगा, वो खुद जाएगा या अपने अपॉइंटेड लोगों को भेजेगा, ठीक है, जो वेल ट्रेन होंगे, और जो भी सर्वे रिलेटेड क्वेश्चंस है वो पूछेंगे उनको। इसको बोलते हैं इंटरव्यू मेथड।
इसमें एक और पैटर्न भी है जिसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, जिसमें कुछ पूछेंगे नहीं लेकिन उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे डेली बेसिस पे कि पर्टिकुलर रिस्पोंडेंट क्या कर रहा है पर्टिकुलर सिचुएशन। जैसे कंज्यूमर बिहेवियर का जब स्टडी होता है मार्केटिंग में तो इस तरीके की पैटर्न का यूज किया जाता है। मैं एक एग्जांपल लूं कि सपोज टीचर ये जानना चाहता है कि लाइब्रेरी में जो स्टूडेंट्स जाते हैं तो वो क्या पढ़ते हैं, सब्जेक्ट रिलेटेड या सिलेबस रिलेटेड कुछ पढ़ाई करते हैं, या मैगजीन्स पढ़ते हैं, पीरियोडिकल्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, या स्टोरी बुक पढ़ते हैं। ठीक है, और स्टोरी बुक पढ़ते हैं या मैगजीन्स पढ़ते हैं तो कौन सा, ठीक है, मतलब किस सब्जेक्ट से रिलेटेड, करंट अफेयर्स के रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, ठीक है, मूवीज और ये उन सब के रिलेटेड। तो वो देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स का चॉइस क्या है। तो वो क्या करेंगे कि लाइब्रेरी में जाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको जाके वो पूछेंगे कि भाई तुमने ये एक महीने में कौन सी बुक पढ़ी, क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, मैगजीन पढ़ा या पीरियोडिकल पढ़ा। वो खुद वो स्टूडेंट्स को पूछेंगे और कुछ डेटाबेस बनेगा और अपना स्टडी वो कंडक्ट करेंगे उससे आगे। इस तरीके से वो डेटा कलेक्ट करते हैं। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट इंक्वायरी। सपोज किसी को ऐसा चाहिए कि पर्टिकुलर लोकेलिटी में मिल मजदूर रह रहे हैं तो वो वर्कर्स का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है वो जानना है, तो वो खुद वो लोकेलिटी में जाएगा, वो एरिया में जाएगा और उन लोगों की सिचुएशन पर ऑब्जर्वेशन भी कर सकता है या कुछ सवाल जवाब भी कर सकता है। ठीक है, और वहां से डेटा कलेक्ट करेगा। मतलब पर्सनल टच है यहाँ पर। खुद आप इंफॉर्मेंट के पास, रिस्पोंडेंट के पास जाते हो और डेटा कलेक्ट करते हो। ये डायरेक्ट अप्रोच है, उसकी वजह से हम उसको बोलते हैं डायरेक्ट इंक्वायरी। अब इसके फायदे क्या है, तो पहले फायदे देख लेते हैं कि डायरेक्ट इंक्वायरी से क्या क्या एडवांटेज होता है। तो एक तो है मोस्ट रिलायबल। देखो, आप खुद डेटा कलेक्ट करने जा रहे हो, पर्सनल कांटेक्ट से जा रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है कि आप जो डेटा कलेक्ट कर रहे हो वो पूरा रिलायबल हो, मतलब विश्वास के योग्य हो। आप पूरा कॉन्फिडेंस क्रिएट करते हो जिसके पास इंफॉर्मेशन लेनी है, उसको आपका पर्पस क्या है वो भी एक्सप्लेन करते हो। डेटा वो जो भी इंफॉर्मेशन देगा उसका डेटा कॉन्फिडेंशियल रहेगा, कहीं पर शेयर नहीं होगा। इसके बारे में एक बार आप उसको ट्रस्ट दिलाते हो तो ऐसी सिचुएशन में जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी ऐसा माना जाता है कि ये सबसे ज्यादा रिलायबल इंफॉर्मेशन होगी, क्योंकि आपने खुद डेटा कलेक्ट, किसी और के भरोसे पे नहीं रहे कि किसी ने कलेक्ट किया है तो क्या होगा। आपने खुद किया है तो आपका भरोसा उस पर सबसे ज्यादा होगा। तो एक तो ये एडवांटेज है कि ये मोस्ट रिलायबल डेटा है। दूसरा ये है कि ऐसी इंक्वायरी में आपको कोऑपरेशन बहुत मिलता है, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता है। हाँ, वो बात अलग है कि रिस्पॉन्स के लिए आपको कुछ एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है, ट्रस्ट का एटमॉस्फेयर बनाना पड़ता है। ठीक है, जिन लोगों के साथ आप बात कर रहे हो उनको आपके इंक्वायरी का मकसद क्या है, वो कैसे उनको बेनिफिट मिलेगा, या उससे सोसाइटी को या पूरे समाज को क्या बेनिफिट मिलेगा, पूरे कंट्री को क्या बेनिफिट मिलेगा, ऐसा कुछ अच्छी बातें आप बताते हो। और ये भी आप बताते हो कि भाई आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो कहीं पर लीक नहीं होगी, हम ये पूरी कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। तो इस तरीके से एक अच्छा कॉपरेशन का एनवायरनमेंट बने या एक कॉन्फिडेंस का एनवायरनमेंट बने, इस तरीके से आप बात करते हो। क्योंकि पर्सनल टच है तो ये सब आप कर सकते हो, तो इससे रिस्पॉन्स बढ़ जाता है, कोऑपरेशन बढ़ जाता है, पर्सनल टच डेवलप होता है। ठीक है, पर्सनल टच जो होता है उसका एडवांटेज सबसे ज्यादा है। पर्सनल टच से क्या है कि लोगों को विश्वास रहता है। ठीक है, आपको जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो आप पे भरोसा करते हैं। तो एक तो पर्सनल टच डेवलप होता है, प्रॉपर रिलेशनशिप और बॉन्डिंग क्रिएट होता है, और इसकी वजह से डेटा की रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। ये तीसरा एडवांटेज है। और इसके साथ साथ आपको कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछने हैं। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि कोई आंसर दे रहा है, उसके रेफरेंस में आपको कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो ऑन द स्पॉट आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ के वो डाउट क्लियर कर सकते हो। या वो जो आंसर दे रहा है वो किसी और रेफरेंस में दे रहा है और आप किसी और रेफरेंस में पूछना चाहते हो, तो कोई
पॉइंट ऑफ रेफरेंस अलग हो गया है तो एक्सप्लेनेशन देके आप उसको समझा के फिर से वहां पर कुछ और एक्सप्लेनेशन देके आप आंसर ले सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि रिस्पोंडेंट इज रिलक्टेंट टू गिव आंसर ऑन सर्टेन मैटर्स, किसी चीज पर वो आंसर देना नहीं चाहता, वो अवॉइड करना चाहता है। तो ऐसी सिचुएशन में वो आंसर नहीं देगा। सपोज आपने पोस्ट बाय पोस्ट सपोज ये भेजा होगा, मान के चलो, तो वो कॉलम का वो या तो वो कॉलम या वो रो या वो रिस्पांस वाला जो कॉल नंबर होगा क्वेश्चनर में वो खाली रखेगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वहां पर आप उसको समझा सकते हो कि आप क्यों डर रहे हो, क्यों आप इसका आंसर देना नहीं चाहते हो, प्लीज हमें बताइए, कुछ आपके मन में डर है तो हम दूर कर देते हैं। तो इस तरीके से वो कन्विंस करके कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर वो नहीं दे पा रहा है वो भी ले सकेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि बातों बातों में जो सेंटर पॉइंट है उसका आंसर वो डायरेक्टली नहीं देता है, तो हम इनडायरेक्टली अलग अलग बातों से डिस्कस करके जो पॉइंट निकालना है वो निकाल सकते हैं। तो ये कन्विंस करना, ठीक है, या फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना या सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछना, ये सब यहां पर पॉसिबल होता है। तो ये मेथड का एडवांटेज मान के चलेंगे। हाँ, जब फील्ड ऑफ इंक्वायरी लिमिटेड हो तो ये मेथड सबसे अच्छी मेथड है। बहुत बड़ी इंक्वायरी के लिए सुटेबल नहीं है, लेकिन वो मैं डिसएडवांटेज में लूंगा, लेकिन लिमिटेड इंक्वायरी में ये बेस्ट सुटेबल मेथड है। कभी कभी हो सकता है कि आप जिसके पास इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो वो अलग लैंग्वेज समझता है और शायद आपने क्वेश्चनर भेजी हो वो कोई एक कॉमन लैंग्वेज में हो, वो लैंग्वेज वो समझता नहीं है। और समझ के चलो कि वो गुजराती तो समझता है, मान के चलो, लेकिन गुजराती में भी उसको समझने के लिए कुछ वर्ड ऐसे है कि वो देहाती है, गांव का है, उसकी गुजराती भी थोड़ी अलग है या हिंदी भी थोड़ी अलग है। तो उसको समझ में आए ऐसी लैंग्वेज का भी हमें यूज करना हो तो हम कर सकते हैं, बिकॉज वी आर इन प्रेजेंस विथ हिम, उसके साथ ही हम खड़े हैं, उसके साथ ही बैठे हैं, उसके साथ ही बातचीत कर रहे हैं। तो हो सकता है कि हमें लगे कि कुछ अलग लैंग्वेज में बात करने की जरूरत है, देहाती लैंग्वेज में बात करने की जरूरत है, उसको समझ में आए वो वर्ड का यूज करना है तो हम कर सकते हैं। मतलब डिफरेंट जगह पर डिफरेंट लैंग्वेज का भी यूज करना है, सिचुएशन के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, तो वो कर सकते हैं। वो हमारे पास एडवांटेज है कि हम ये अप्लाई टेक्निक कर सकते हैं। और मेथड इलास्टिक है। इलास्टिक मेथड मतलब जो टेक्निक जब यूज करनी है वो यूज कर सकते हैं। किसी एक जगह पर एक लैंग्वेज, दूसरी जगह पर दूसरी लैंग्वेज यूज करनी है, कर सकते हैं। मतलब मेथड में इलास्टिसिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है। इलास्टिक है इसका मतलब कि मेथड फ्लेक्सिबल है, जहां जो टेक्निक का यूज करना है वो टेक्निक का हम यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस है। चलिए तो देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस क्या है, क्योंकि होता क्या है मैं आपको बताऊं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू हमने देख लिया एडवांटेज, दूसरा पहलू भी देख लेते क्योंकि दूसरी साइड भी देखनी पड़ेगी कॉइन की, ठीक है, तो वो है डिसएडवांटेज। तो एक चीज तो क्लियर है कि इस मेथड से हमें पर्सन टू पर्सन हर एक आदमी का इंडिविजुअल कांटेक्ट करना है, जो हमारे सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अब सभी को पर्सनल कांटेक्ट करने के लिए टाइम बहुत जाएगा। टाइम बचाना चाहते हो तो हमें कई सारे एन्यूमरेटर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे, जिनको भेजना पड़ेगा इन सब इतने सारे लोगों के पास। और एक एन्यूमरेटर को सपोज आपने 10 लोगों को मिलने का एक दिन में टारगेट दिया है और वो 10 लोगों को टाइम का अपॉइंटमेंट लेता है कि कौन से टाइम पे आके मिले, तो हो सकता है 3 लोगों ने एक ही टाइम बोला कि भाई मैं शाम को 6 से 7 में आपको मिलूंगा। तो अब प्रॉब्लम यह है कि 6 से 7 में वो किसी एक बंदे को ही मिल सकता है, बाकी के 2 की अपॉइंटमेंट उसे कैंसिल करनी पड़ती है। तो ये सिचुएशन को देखा जाए तो ये मेथड टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरा है कि टाइम के साथ साथ ज्यादा लोगों को हम अपॉइंट करेंगे तो उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, वो जब तक काम करेंगे उनको सैलरी या फिर कोई कन्वेयंस का और ये सब कुछ पैसे भी हमको उनको देने पड़ेंगे। तो ये भी बहुत खर्चा हो जाता है। मतलब टाइम कंज्यूमिंग तो है, लेकिन उसके साथ साथ ये मेथड एक्सपेंसिव भी है और ज्यादा एनर्जी, ज्यादा लेबर इसमें खर्च हो जाता है। तो फर्स्ट डीमेरिट है वही कि भाई ये मोर टाइम कंज्यूमिंग, मोर मनी कंज्यूमिंग, मोर एनर्जी कंज्यूमिंग है। तो एक तो ये है। दूसरा डीमेरिट जो बोला है वो आप बोलोगे कि सर आप अपनी ही बात से मुकर रहे हो। हाँ सही बात है, लेकिन ये है लेस रिलायबल।
अब यहां आप बोलोगे कि सर यहां एडवांटेज में आपने बोला मोस्ट रिलायबल और डिसएडवांटेज में बोलते हो लेस रिलायबल। हाँ, हो सकता है। लेस रिलायबल कब होगा उसकी मैं बात करूं तो, कि आपने जो एन्यूमरेटर्स अपॉइंट किए हैं, हो सकता है कि उनको प्रॉपरली आप ट्रेन नहीं कर पाए, या टाइम कम है तो हड़बड़ी में ट्रेनिंग प्रॉपर ना हुई, तो ऐसे अनट्रेन शायद एन्यूमरेटर्स आपकी टीम में आ जाए। हो सकता है कि एन्यूमरेटर ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी से काम ना करे। कैसा होता है कि हमने बोल दिया कि एक एन्यूमरेटर को कि आज के दिन में आपको 10 फॉर्म फिलअप करवाने हैं या 10 लोगों को मिलके आपको आंसर लेना है। अब उसको पता है कि जो क्वेश्चन है उसके क्या आंसर है, 10 लोगों को मिले भी ना, ऐसे ही कोई भी नाम लिख के XYZ नाम लिख के हर दिन घर पे बैठे वही कुछ ना कुछ अपने हिसाब से डेटा बना के आपको दे दे, तो ऐसे डिसऑनेस्ट एन्यूमरेटर की वजह से एक्चुअल डेटा मिलेगा ही नहीं आपको, वो अलग अलग इंफॉर्मेशन आपको दे देगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि ऐसी सिचुएशन में वो रिलायबल डेटा नहीं होगा। तो जब आप मोस्ट रिलायबल बोलते हो तो उसकी फेवर की चीजें बोलते रहो, जब लेस रिलायबल बोलते हो तो वो सिचुएशन भी बताओ कि इफ untrained or dishonest enumerators are there, data are unreliable or you can say less reliable। तो ये उसका डिसएडवांटेज। जब मैं अच्छी बात बोलूंगा तो उसके हिसाब से मैं बोलूंगा, उसी चीज को मुझे गलत तरीके से प्रेजेंट मैंने कर रहा हूं ऐसा नहीं है, लेकिन सिचुएशन चेंज हो जाएगी तो यही मेथड में रिलायबिलिटी भी डेटा की कम हो सकती है। तो ये सिचुएशन हो तो उसके साथ साथ थर्ड पॉइंट है पर्सनल बायस। कई सारे स्टूडेंट को ये बायस वर्ड कंफ्यूजिंग लगता है। बायस बोलो या प्रेजुडाइज बोलो, वो एक ही चीज है। अच्छा, बायस का मतलब क्या है, प्रेजुडाइज का मतलब क्या है? मतलब आपको पहले से ही ऐसा है कि ये गलत है या ये सही है, आप ऐसा मान के चलते हो, जिसको बोलते हो सेट ओपिनियन। आपका ओपिनियन पहले से ही फिक्स रहता है, मतलब आप न्यूट्रल नहीं रहते। ठीक है, मैं किसी के बारे में कुछ फेवर मुझे लगती है, XYZ स्टूडेंट सपोज ऐसा लगता है कि मुझे अच्छा लगता है, तो वो कुछ भी करे, वो कुछ गलतियां भी करे तो भी मैं नजरअंदाज कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं उसकी फेवर कर रहा हूं और मेरे दिमाग में उसके लिए कुछ पॉजिटिविटी ज्यादा ही भरी हुई है। तो मेरा बायस ओपिनियन है, मैं दूसरे स्टूडेंट के साथ कभी कभी ऐसा हो कि मैं न्याय ना कर पाऊं क्योंकि मैं बायस हूं किसी एक स्टूडेंट के लिए। ऐसा टीचर्स में कभी कभी होता है, आपने शायद एक्सपीरियंस किया हो। एक्चुअली टीचर को इम्पार्शियल रहना चाहिए, ऐसे ही एन्यूमरेटर को भी इम्पार्शियल न्यूट्रल रहना चाहिए। जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके साथ उसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन होनी चाहिए, लेकिन यह होता नहीं है क्योंकि जहां पर ह्यूमन टच या पर्सनल टच आता है, ठीक है, तो कभी कभी वो किसी के बारे में ऐसा ओपिनियन पहले से सेट कर देता है, फिर वो जो भी इंफॉर्मेशन देता है वो उस एंगल से ही वो इंफॉर्मेशन को लेता है और उस हिसाब से वो पर्सनल बायसनेस जो है या पर्सनल प्रेजुडाइज जो है या उसका पर्सनल सेट ओपिनियन जो है वो एंगल में रखते हुए वो डेटा कलेक्ट करता है। तो डेटा की रिलायबिलिटी पर थोड़ा बहुत तो इंपैक्ट होगा, और मैं बोलूं कि काफी इंपैक्ट होगा। तो ये एक डिसएडवांटेज है कि ये मेथड से डेटा कलेक्शन में पर्सनल बायस रहता है, और पर्सनल बायस डेटा की एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी को डिस्टर्ब करता है। ठीक है, थोड़ा बहुत डेविएट हो जाता है एक्चुअल सिचुएशन से। तो ये थर्ड पॉइंट है डिसएडवांटेज का। फोर्थ पॉइंट है कि सक्सेस ऑफ दिस मेथड लार्जली डिपेंड ऑन द क्वालिटीज ऑफ एन्यूमरेटर्स। एन्यूमरेटर्स की जो क्वालिटी है, ठीक है, एन्यूमरेटर की क्वालिटीज पर ये मेथड की सक्सेस डिपेंडेंट है। मतलब एन्यूमरेटर बहुत अच्छा है, ठीक है, वो अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन निकालने में एक्सपर्ट है, अच्छा, वो प्रॉपर ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस का एनवायरनमेंट बिल्ड करने में एक्सपर्ट है, ठीक है, स्माइलिंग फेस है, तो उसको ज्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा और अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। यदि कोई एन्यूमरेटर ऐसा है कि उसका स्माइलिंग फेस नहीं, हमेशा गुस्से में रहता है, ठीक है,
बात भी अच्छी तरीके से नहीं करता है, उसकी पर्सनल क्वालिटी ही ऐसी है, उसका कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है, या उसकी पर्सनालिटी ऐसी है कि लोग उससे डरते हैं, सही बात बताने से दूर भागते हैं, ज़्यादा लोगों रिस्पॉन्स भी नहीं देंगे कि भाई नहीं इसको तो नहीं देंगे, तो ऐसा डरावना उसका चेहरा है मान के चलो। तो कई सारी ऐसी चीजें, या फिर वो प्रॉपरली एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में सक्षम नहीं है जो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस का एटमॉस्फेयर बनाना है उसमें, तो ऐसी सिचुएशन में डेटा प्रॉपरली कलेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब ये मेथड के सक्सेस लार्जली किस बात पर डिपेंड करता है कि एन्यूमरेटर की क्वालिटी क्या है, ठीक है। तो सक्सेस ऑफ दिस मेथड डिपेंड्स ऑन पर्सनल क्वालिटीज ऑफ एन्यूमरेटर। और लास्ट डिसएडवांटेज, इससे आगे भी आप अपने हिसाब से कोई डिसएडवांटेज बोल सकते हो, ऐसा नहीं कि यही लास्ट है, लेकिन मेरे हिसाब से, हमारे डिस्कशन के हिसाब से, कि आज के माहौल में जिस तरीके से क्राइम रेट बढ़ रहा है सोसाइटी में, जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है आप देख सकते हैं, तो हम लोगों को, मतलब वो कहीं आपको मालूम है कि कोई बस्ती वाला भी हमारे यहाँ आता है तो हम उसको शक की निगाह से देखते हैं। तो डिस्ट्रस्ट का एटमॉस्फेयर काफ़ी बढ़ गया है। कोई भी आके आपको कुछ सवाल जवाब करे और आपके घर पे आके बैठे तो हो सकता है कि आप उस पर ट्रस्ट ना करो। और अभी इस तरीके से बहुत क्राइम होते हैं कि ऐसा अच्छी चीज़ों का डिस्कशन करने के बहाने लोग आते हैं, घर में रैकी करके चले जाते हैं, और बाद में वहाँ पर जाके कभी कुछ चोरी हो जाती है, ठीक है, कुछ डकैत हो जाती है वही घर में। तो ऐसे कई सारे किस्से, इंसिडेंट्स हमारे दिमाग में होते हैं, और उनकी वजह से जेन्युइन लोगों को पे भाई कई सारे लोग रिस्पांस नहीं देना चाहते या भरोसा नहीं करते हैं। तो ड्यू टू डिस्ट्रस्ट एंड इंक्रीज क्राइम रेट इन सोसाइटी, सच people may not get proper response, such enumerators may not get proper response, और उसकी वजह से ये मेथड शायद ऐसी सिचुएशन में सक्सेसफुली वर्क ना करे। ये उसका एक डिसएडवांटेज है। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों को ध्यान से समझ लिया है तो हम सोचेंगे कि ये मेथड कब यूज़ करेंगे। तो जैसे कि फील्ड ऑफ इंक्वायरी बहुत बड़ी नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी फील्ड होगी तो बहुत सारे लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा, टाइम भी बहुत जाएगा, तो वो इकोनॉमिकली प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत ज़्यादा होगा। तो लिमिटेड फील्ड ऑफ इंक्वायरी के लिए ये सूटेबल है। तो कब सूटेबल है? लिमिटेड फील्ड ऑफ इंक्वायरी है, और हमें एक्यूरेसी का लेवल बहुत अच्छा चाहिए। ये मेथड में हाईएस्ट एक्यूरेसी मान के चलो, तो हायर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड, फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज लिमिटेड, ये मेथड सूटेबल है। इन शॉर्ट हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमको इंटेंसिव स्टडी करना है तो ये मेथड, हाँ, एक्सटेंसिव स्टडी के लिए मेथड सूटेबल नहीं है। तो लिमिटेड फील्ड हो, हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी इज डिजायर्ड हो, या इंटेंसिव स्टडी करना है तो ये मेथड सबसे अच्छी है और ये मेथड सूटेबल है। तो ये पूरा डिस्कशन हो चुका है मेथड ऑफ डायरेक्ट इंक्वायरी का। मुझे लगता है यू मस्ट हैव गॉट एवरीथिंग। आपको लगे कि इसको फिर से समझना है तो एक ऐसा हो तो 2-3 बार रिवाइंड करके भी एक बार इसको देख लो। ये मेथड में से कभी सिर्फ एडवांटेज पूछेंगे या कभी पूरी मेथड डिस्कशन करने की बोले तो आपको शॉर्ट में सब कुछ भी डिस्कस करना हो सकता है। मुझे लगता है मैंने जितना डिस्कशन किया, अब लेंथ में क्वेश्चन पूछे या शॉर्ट क्वेश्चन पूछे, आप कोई भी क्वेश्चन देने के लिए, कोई भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार होंगे। चलिए, तो यहाँ पर ये अपना डिस्कशन हम ख़त्म करते हैं। बाकी की जो मेथड है दूसरी, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।